नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज क्रिसमस का त्योहार है। पूरी दुनिया में क्रिसमस पूरे जोश से मनाया जा रहा है। आप सभी को क्रिसमस के अवसर पर मेरी तरफ से, इंडिया टीवी के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने घर पर क्रिसमस का त्योहार मनाया। बड़ी संख्या में क्रिश्चियंस को अपने घर पर इनवाइट किया। इस सेलिब्रेशन की कलरफुल तस्वीरें अब आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इसे देखकर हमारे करोड़ों दर्शकों को सुकून मिलेगा। इसे देखकर देश के हर खिलाड़ी का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास बढ़ेगा। यह तस्वीर भी आज की है। यह तस्वीर बृजभूषण शरण सिंह की है। यह तस्वीर कुश्ती संघ से खत्म हुए दबदबे की है। यह तस्वीर आप जैसे करोड़ों दर्शकों की भावनाओं का प्रतीक है। यह तस्वीर देश के लिए मेडल जीतने वाली बहादुर बेटियों के आंसुओं का जवाब है। कुश्ती पर उनके कर्ज का हिसाब है। आज बृजभूषण शरण सिंह की दबंगई हवा हुई दिखाई दी। दबदबा रफू चक्कर हो गया। देश का नाम रोशन करने वाली बेटों को रुलाने वाले जो बृजभूषण शरण सिंह 4 दिन पहले कह रहे थे दबदबा था और दबदबा रहेगा, आज वही बृजभूषण शरण सिंह कह रहे थे उस बयान में अहंकार था, गड़बड़ हो गई, गलती हो गई। बृजभूषण के चेले संजय सिंह जो WFI के अध्यक्ष पद चुनाव जीते थे, चुनाव जीतकर कह रहे थे कि बृजभूषण भारतीय कुश्ती की आत्मा है, उनके मार्गदर्शन में काम होगा। लेकिन आज बृजभूषण ने कहा उनका कुश्ती और कुश्ती संघ से अब कोई वास्ता नहीं है। वो कुश्ती से पूरी तरह दूर हो चुके हैं। अब संजय सिंह को जो करना हो करें, सरकार से बात कर दिए करें, कोर्ट जाना है जाएं। बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन बृजभूषण ने कहा था कि दबदबा कायम है, उसी दिन मैंने कहा था वक्त बदलते देर नहीं लगती, किसी का अहंकार ज्यादा वक्त नहीं रहता। मैंने कहा था बेटियों के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। आज उसी की तस्वीर सामने आई। बृजभूषण का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? उन्हें अपनी गलती का पछतावा है या पछतावा कराया गया? उन्होंने कुश्ती संघ से दूरी बनाई या उन्हें दूर कर दिया गया? 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिसने बृजभूषण के दबदबे की हवा निकाल दी? आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। सबसे पहले सुनिए आज का बृजभूषण सिंह का बयान। आज बृजभूषण के तेवर कैसे ढीले पड़े। आज बृजभूषण शरण सिंह का नाम कुश्ती की दुनिया से कैसे गायब हो गया। वो कुश्ती का नाम भी नहीं लेना चाहते। आज उन्होंने कहा कि वो सांसद हैं, क्षेत्र की जनता का ख्याल रखना है और भी बहुत सारे काम हैं। अब कुश्ती से उनका कोई लेना देना नहीं बचा। मैंने कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास ले चुका हूं। संजय सिंह अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। संजय सिंह को हमने कह दिया अपना काम करें, अपना काम करें। चैलेंज कब करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में? ये बात संजय सिंह से पूछिए आप। मैं पूर्णतया संन्यास ले चुका हूं खेल की राजनीति से, मतलब कुश्ती की राजनीति से। और क्या करना है, ये नहीं करना है, ये फेडरेशन का काम है, चुनी हुई फेडरेशन का काम है और सरकार के बीच में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूर्णतः संन्यास ले चुका हूं, मुझे और काम है। बृजभूषण शरण सिंह अब कह रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन से अब उनका कोई लेना देना नहीं है। न कभी रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव लड़ेंगे, न फेडरेशन में कभी कोई दखलंदाजी करेंगे। लेकिन 3 दिन पहले यही बृजभूषण शरण सिंह कैसे तेवर दिखा रहे थे, यह आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जो बदलाव आया है वो क्या है, कितना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बदलाव क्यों आया। तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। ये तस्वीरें सिर्फ 4 दिन पहले 21 दिसंबर की थी, जब बृजभूषण शरण सिंह कह रहे थे दबदबा था, दबदबा कायम रहेगा, दबदबा तो ऊपर वाले का दिया हुआ है। लेकिन मैंने 21 दिसंबर को ही कहा था कि ऊपर वाले के यहां देर है, अंधेर नहीं है। आज अंधेर नगरी का
पूरी तरह अंत हो गया। असल में हुआ यह कि डब्ल्यूएफआई के चुनाव नतीजे आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह जिस अंदाज में मालाएं पहनकर घर से बाहर निकले, जिस तरह उनके घर पर आतिशबाजी हुई और बेटियों के आंसुओं की जिस तरह उन्होंने हंसी उड़ाई, वो तस्वीरें सरकार के शीर्ष नेताओं ने भी देखी। बृजभूषण शरण सिंह ने वादा किया था कि वो कुश्ती संघ से दूर हो जाएंगे, उनके परिवार का भी कुश्ती संघ से कोई नाता नहीं रहेगा, लेकिन बृजभूषण ने अपने करीबी चेले को चुनाव लड़वाया, जिताया और फिर दबंगई दिखाई। चुनाव नतीजे आने से पहले दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा के पोस्टर छपाए, अपने घर के बाहर ये पोस्टर लगाया। ये बात भी सरकार को नागवार गुजरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने जब साक्षी मलिक को रोते हुए देखा और बृजभूषण शरण सिंह को मूंछों पर ताज देते हुए देखा, बस उसी वक्त बृजभूषण का अहंकार खत्म होने की शुरुआत हो गई। कुछ ही देर बाद बृजभूषण ने खुद को अपने घर के बाहर चिपके हुए दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा के पोस्टर हटाते हुए पाया और फिर ये माना कि गलती हो गई। उन पोस्टर से गलत मैसेज गया। उनमें जो लिखा था उसमें अहंकार की बू आ रही थी। हालांकि बृजभूषण ने कहा कि वो पोस्टर उन्होंने नहीं, उनके सपोर्टर्स ने लगाए थे, लेकिन फिर भी उन पोस्टर्स को हटा दिया। लगा कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा इसमें घमंड की बू आ रही है, इसलिए। आपको खुद को ऐसा लगा? लोगों ने कहा और मुझको भी बाद में लगा, ये पोस्टर मैंने नहीं लगाए थे, कुछ समर्थकों ने लगाए थे, तो मुझको लगा कि इसमें थोड़ा अहंकार की बू आ रही है, इसलिए पोस्टर को मैंने हटवा दिया। मैं आपको बताता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह के तेवर क्यों बदले, पिछले 48 घंटे में क्या क्या हुआ जिससे बृजभूषण की सारी अकड़ निकल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृजभूषण शरण सिंह को बुलाया। नड्डा ने बृजभूषण से पूछा, आखिर वादा करने के बाद भी कुश्ती संघ में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने डब्ल्यूएफआई के चुनाव में एक्टिव रोल क्यों प्ले किया? और फिर नतीजे आने के बाद बेहुदा बयानबाजी क्यों की? बृजभूषण के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद जेपी नड्डा ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि अब कुश्ती संघ में उनकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो कुश्ती संघ से दूर रहेंगे, डब्ल्यूएफआई का नाम भी नहीं लेंगे। अगर उन्होंने इस बार वादा खिलाफी की तो उनके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। इससे पहले खेल मंत्रालय भी बृजभूषण शरण सिंह के चेलों के खिलाफ सख्त एक्शन ले, इसका निर्देश मंत्रालय को दे दिया गया था। इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डब्ल्यूएफआई की नई फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह, जो बृजभूषण सिंह के चहेते हैं, उनकी पावर्स सीज कर ली गई। डब्ल्यूएफआई का कामकाज देखने की जिम्मेदारी फिलहाल ओलंपिक एसोसिएशन को दे दी गई है। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को समझ आ गया कि अब पानी से ऊपर निकल चुका है। अब भी अगर वो दबदबा बनाए रखने के चक्कर में पड़े तो डूबना तय है। इसलिए बृजभूषण शरण सिंह ने डब्ल्यूएफआई से दूरी बनाने में ही भलाई समझी, क्योंकि कहा जा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह अमित शाह से मिल सकते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर ने अभी तक बृजभूषण को मिलने का वक्त नहीं दिया है। हालांकि बृजभूषण ने कहा अमित शाह जब भी उन्हें बुलाएंगे वो जरूर जाएंगे, क्योंकि अमित शाह उनके नेता हैं। रहा अमित शाह जी से मिलने की, तो हमारे पार्टी के नेता हैं। अगर हम मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में बात नहीं करेंगे, कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। कितने बजे मिलेंगे? ऐसा कोई समाचार मेरे पास नहीं है। हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में नहीं मिलेंगे, और अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है और कुश्ती के संबंध में मुझे कुछ नहीं बोलना है। ऐसा कोई समाचार नहीं है मेरे पास। अगर मुलाकात होगी भी तो कुश्ती के बारे में नहीं होगी। सरकार ने डब्ल्यूएफआई के पदाधिकारियों को फिलहाल सस्पेंड करने का जो फैसला किया है, उससे साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कुछ हद तक संतुष्ट हैं। साक्षी मलिक ने तो बृजभूषण के डायलॉग सुनने के बाद रिंग से हमेशा के लिए विदा लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन सरकार के सख्त रुख के बाद अब साक्षी ने संकेत दिया कि वो अपने फैसले पर
फिर से विचार कर सकती हैं। साक्षी मलिक ने कहा उनकी लड़ाई कभी खेल मंत्रालय या भारत सरकार के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने तो बेटियों का सम्मान बचाने के लिए ब्रजभूषण के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन क्या साक्षी मलिक कुश्ती से संन्यास का फैसला वापस लेगी? क्या बजरंग पूनिया अब अपना पद्मश्री अवार्ड वापस लौटाने का फैसला वापस ले लेंगे? इसे लेकर साक्षी ने कहा इसके बारे में फैसला बाद में करेंगे, अभी उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना तो थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूँगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय क्या मिले। साक्षी मलिक संन्यास वापस लेंगी? क्या संन्यास वापस लेंगी? अभी मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह बाहुबली हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उनके तेवर क्यों बदले, इसकी पूरी डिटेल इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास है और सीधे देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, हमने ब्रजभूषण शरण सिंह के बदले हुए तेवर देखे हैं, क्या लगता है क्या हुआ, क्या वजह है इसकी? और इस पूरे एपिसोड को रजा जी देखें तो इसके जो 3 पहलू थे। पहला पहलू ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे वो सही थे या गलत, इसका फैसला कोर्ट करेगा। कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। दूसरी चीज़, एसोसिएशन को लेकर जो बातें होती रहती थी वो अपना एसोसिएशन देखेगा। तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि इस पूरे एपिसोड को जिस अहंकार के साथ हैंडल करते नजर आए ब्रजभूषण शरण सिंह, और शुरू से उन्होंने इस अहंकार का बहुत नग्न प्रदर्शन किया था, वो बात सीधे सीधे समझ में आ रही थी कि आज नहीं तो कल ये इनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। पहले भी पार्टी की तरफ से उन्हें समझाया गया था और जिसका ये नतीजा आपने देखा कि जब चुनाव हुए तो उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनावी अखाड़े में नहीं उतर पाया। वहां पर भी ब्रजभूषण शरण सिंह को यह बात समझ लेनी चाहिए थी कि उनके इस अहंकार के भोंडा प्रदर्शन को कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब चुनाव हुआ WFI का, उस चुनाव को वो बहुत आसानी के साथ अपने आप को दूर रखकर देख सकते थे कि इस चुनाव में क्या हुआ। भले ही उनके लोगों की जीत हुई, लेकिन उस जीत के बाद जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन उन्होंने किया और जिस दबंगई का ऐलान किया, और सिर्फ ऐलान नहीं किया, सिर्फ पोस्टर नहीं लगा, बल्कि उनके अपने एक बेटे की तस्वीर भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी, जिसमें वही दबदबा कायम था वाला पोस्टर लेके वो खड़े थे। इन सारी चीज़ों ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बिल्कुल समझा दिया कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है, जिसका नतीजा था कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाया। तकरीबन 1 घंटे की बैठक हुई और समझा जा सकता है कि जब बीजेपी के अध्यक्ष ने बुलाया और 1 घंटे की बैठक हुई तो उसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वो बैठक हुई और उसमें उनको 2 टुक शब्दों में बता दिया गया है कि आपको WFI से पूरी तरह से दूर रहना है। और इसकी गवाही दे रहा है उस बैठक के ठीक बाद मीडिया के सामने आकर ब्रजभूषण शरण सिंह का दिया गया वो बयान, जिसमें बार बार वो कहते नजर आए कि वो कुश्ती से संन्यास ले रहे हैं। आगे की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यह बयानों में उनको अपने आप को अलग करना होगा, बल्कि एक्शन में भी वो वही दिखेगा। फिलहाल WFI के एक दफ्तर की बात करें तो वो ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पे चल रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि उस दफ्तर को भी वहां से हटाया जाएगा और निश्चित तौर पे समझा जा सकता है कि इतनी सारी चीज़ों का सीधा संकेत WFI में भी जाएगा कि अब कुश्ती में ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए और उनका कोई दबदबा होने वाला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की बात करें तो निश्चित तौर पे ऐसे अहंकार को कतई भी स्वीकार नहीं किया जाता, चाहे सामने कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। और उस लिहाज से उसी निर्देश के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के तेवर इतने बदले नजर आ रहे हैं। रजा जी। देवेंद्र पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 घंटे के अंदर एक्शन लिया, कुश्ती से ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, रेसलिंग की चैंपियन बेटियों को विश्वास दिया, सबको संदेश दिया कि कुश्ती में किसी दबंग की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। पहलवानों को मैसेज दिया कि विनेश और साक्षी के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, बजरंग पूनिया का संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। ब्रजभूषण को लगता था कि वो यूपी में 4-5 सीटों पर हार जीत का असर डाल सकते हैं। चुनाव सामने है, इसलिए वो जो चाहे करें,
उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। उन्हें भी मैसेज मिल गया कि जेपी नड्डा ऐसे अध्यक्ष नहीं है जो इस तरह की धमकियों से डर जाएं। यह सही है कि बृजभूषण के दादागिरी भरे बयान के बाद, साक्षी मलिक की आंखों में आंसू भरकर कुश्ती छोड़ने के ऐलान के बाद कुश्ती खेलने और देखने वालों में निराशा का माहौल था। बजरंग पूनिया ने भी जब पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया तो वो भी हताशा में लिया गया फैसला था और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश भी की। खेल मंत्रालय ने जब कुश्ती संघ की एक्टिविटीज पर रोक लगाई तो पासा पलट गया। जेपी नड्डा ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगाम लगाई, बाजी पलट गई। पहलवानों में भरोसा पैदा हुआ, पर कुश्ती संघ के संजय सिंह बृजभूषण के चेले हैं, अभी भी कोशिश में लगे हैं। संजय सिंह कभी कहते हैं वो बृजभूषण के रिश्तेदार नहीं है, कभी कहते हैं वो सरकार से बात करेंगे, कभी कहते हैं वो कोर्ट जाएंगे। इसलिए अभी अलर्ट रहने की जरूरत तो है। कुश्ती संघ को दबंगों से मुक्त कराना इतना आसान काम नहीं है। कुश्ती लड़ने की ललक रखने वाली बहादुर बेटियों को भरोसा दिलाना तो और भी मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक उम्मीद जगी है, आशा की किरण दिखाई दी है। हमें भरोसा करना चाहिए कि कुश्ती लड़ने वालों को अब अपने हक के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विनेश, साक्षी और बजरंग जैसे पहलवान जिन्होंने हिम्मत दिखाई, रिस्क लिया, मुझे उम्मीद है अब उन्हें किसी राजनेता की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुश्ती का मसला राजनीति से जितना दूर रहे उतना अच्छा। सबसे ज्यादा तारीफ मैं उन महिला पहलवानों की हिम्मत की करूंगा जिन्होंने जुल्म के खिलाफ पुलिस में शिकायत लिखाई और तमाम तरह के प्रेशर्स के बावजूद अपनी बात पर आज भी डटी हुई है। इन सब के कारण आज ये दिन आया कि बृजभूषण को कुश्ती से तौबा करनी पड़ी। मुझे उम्मीद है कि चैंपियन बेटियों के हक की ये लड़ाई बहुत जल्द एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक और अच्छा काम किया। दिल्ली में आज अपने घर पर क्रिसमस का त्योहार मनाया। क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए मोदी ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को अपने घर बुलाया। देश भर के जाने माने पादरियों को, समाज सेवा में लगे संगठनों को और स्कूली बच्चों को प्रधानमंत्री आवास में आमंत्रित किया गया। असल में कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने मोदी को क्रिसमस के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इनविटेशन भेजा था। जवाब में मोदी ने कहा, क्यों ना क्रिसमस का आयोजन मेरे घर पर हो, आप सब लोग प्रधानमंत्री के घर आएं, मिलकर क्रिसमस मनाएं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री आवास पर बड़ा कार्यक्रम हुआ। पादरियों ने मोदी को क्रिसमस के मौके पर बाइबल, जीसस क्राइस्ट की तस्वीर और ऐसी कई चीजें भेंट की और इसके बाद स्कूल के बच्चों ने कैरल गाया। पूरे कार्यक्रम के दौरान मोदी बहुत उत्साह में दिखाई दिए। मोदी ने पूरे देश को क्रिसमस की बधाई दी और उसके बाद मोदी ने कहा कि वो सभी लोगों को इस बात के लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं कि उनके अनुरोध पर वो सब प्रधानमंत्री आवास पर आए और सबने मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया। मैं आप सभी को और दुनिया भर के लोगों को और विशेषकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को आज की इस महत्वपूर्ण पर्व पर अनेक अनेक शुभकामनाएं दूंगा। मैरी क्रिसमस। ये मेरे लिए बहुत सुखद है कि स्पेशल और सेक्रेड अवसर पर आप सब मेरे निवास स्थान पर आए हैं। जब इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम सब मिलकर क्रिसमस मनाए, मैंने कहा क्यों ना मेरे यहां मनाए, और उसी में से ये कार्यक्रम बन गया। तो मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनका संबंध बहुत पुराना है। मोदी ने कहा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो
गुजरात के ईसाई समुदाय के लोगों से अक्सर मिलते थे। मोदी ने पोप के साथ अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि ईसा मसीह ने गरीबों की सेवा को इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म बताया है और उनकी सरकार भी गरीबों की सेवा के मार्ग पर ही चल रही है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। गुजरात का सीएम रहने के दौरान मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स के साथ अक्सर मेरा मिलना जुलना रहता था और मैं मणिनगर जहां से चुनाव लड़ता था वहां बहुत बड़ी मात्रा में आबादी भी है और इसके कारण मेरा स्वाभाविक नाता रहता था। कुछ ही वर्ष पहले मुझे द होली पोप से मिलने का भी सौभाग्य मिला था। वो वाकई मेरे लिए बहुत ही यादगार पल था। हमने इस धरती को बेहतर जगह बनाने के लिए सोशल हार्मनी, ग्लोबल ब्रदरहुड, क्लाइमेट चेंज और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऐसे कई विषयों पर और लंबे समय तक बैठ करके बातें की थी। मोदी ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर हर व्यक्ति को प्रभु यीशु के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए जहां सबको न्याय मिले, सबको बराबरी का हक मिले। मोदी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में और उसके बाद भारत के लिए ईसाई समाज ने बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाइबल हो या फिर हिंदू धर्म ग्रंथ, सभी की सीख एक ही है और यह भारत की खूबसूरती भी है जहां विविधता में एकता है। प्रधानमंत्री ने क्रिश्चियन कम्युनिटी से अपील की कि विकसित भारत के उनके संकल्प में वो भी अपना योगदान दें ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य दिया जा सके। जीसस ने करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया जिसमें सबके लिए न्याय हो और जो समाज समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। हमारे देश की विकास यात्रा में यही मूल्य एक गाइडिंग लाइट की तरह हमें रास्ता दिखा रहे हैं। साथियों, समाज जीवन की अलग अलग धाराओं में हम ऐसे कई समान मूल्य दिखते हैं जो हम सबको एकजुट करते हैं। उदाहरण के लिए पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें और यही तो सेवा परमो धर्म है। द होली बाइबल में सत्य को बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। और संयोग देखिए, सभी पवित्र उपनिषदों ने भी अल्टीमेट ट्रूथ को जानने पर फोकस किया है ताकि हम स्वयं को मुक्त कर सकें। हम अपने साझा मूल्यों और हमारी साझी विरासत पर फोकस करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। 21वीं सदी के आधुनिक भारत के लिए ये सहयोग, ये सामंजस्य, सबका प्रयास की ये भावना भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। क्रिसमस के इस अवसर पर मैं देश के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बात जरूर योगदान करूंगा कि आपके योगदान को भारत गर्व से स्वीकार करता है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी क्रिसमस के सेलिब्रेशंस में शामिल हुए। नड्डा दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च गए, प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की, उन्हें क्रिसमस की बधाई दी। बाहर आकर नड्डा ने कहा कि वो चर्च में
जीसस क्राइस्ट की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए थे। ईसा मसीह ने पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बने और उनके दिखाए रास्ते पर सबको चलने की जरूरत है। मानवता, हार्मनी के लिए, पीस के लिए और सबके विकास के लिए अपने आप को हम सब लोग लगाए, यही गॉड जीसस से हम सब लोग प्रार्थना करते हैं और यही उनके प्रति हमारा आदर होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। एक बार पुनः सभी को आज अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से मेरी क्रिसमस। बड़े लंबे अरसे तक मैंने आरएसएस और क्रिश्चियन मिशनरीज के बीच तकरार देखी है। जीसस क्राइस्ट को मानने वालों को कन्वर्जन के लिए निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब सोच में बदलाव दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी का क्रिश्चियंस के साथ रिश्ता मैंने तब भी देखा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज उन्होंने अपने घर पे क्रिसमस मनाकर एक अच्छा मैसेज दिया। और इसमें कोई शक नहीं कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने देश में बेहतरीन स्कूल खोले, बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए, दूर दराज के इलाकों में गरीबों के लिए, आदिवासियों के बीच रहकर सेवा के अद्भुत काम किए हैं। आज पूरी दुनिया में जो माहौल है उसमें ऐसे सेवा कार्यों की बहुत जरूरत है। जो भी संस्थाएं किसी भी विचारधारा से जुड़ी हो, इस तरह के सेवा कार्य करती हैं, उनमें बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, वो आपस में मिलकर काम करें तो और भी अच्छा होगा। आज क्रिसमस के दिन दुनिया को हिंसा और मारकाट से दूर ले जाने की जरूरत है। जीसस क्राइस्ट का संदेश मानकर सेवा, मानवता और प्यार की तरफ इस दुनिया को ले जाने का संकल्प आज सबको लेना चाहिए। एक तरफ क्रिसमस की धूम हमने देखी, दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कुल 48 दिन चलेगा। मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण होगा, उसके बाद वैदिक परंपराओं से अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। 17 जनवरी को रामलला रथ पर सवार होंगे, अयोध्या का भ्रमण करेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके बाद जब पूरा प्रोग्राम संपन्न हो जाएगा, हर दिन अलग अलग राज्यों के 5000 भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या लाया जाएगा। सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों को अयोध्या आने का अवसर मिलेगा। इसके बाद एक एक करके हर राज्य के लोग अयोध्या जा सकेंगे। राम भक्तों को अयोध्या लाने जाने के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरे देश के लोग हिस्सा लें, इसके लिए हर घर में पीले चावल ले जाकर न्योता भेजा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने 66 क्विंटल चावल और 1 क्विंटल हल्दी खरीदी है। ये पीले चावल 60 करोड़ लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। देश भर में 1 जनवरी से 21 जनवरी तक 50,000 प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। 22 जनवरी को 5 लाख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट करने का इंतजाम होगा। आज विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि देश भर के लोगों की अपील की जाएगी लोगों से कि वो घर में बैठकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम न देखें, अपने घर के आसपास मोहल्ले में मंदिर में इकट्ठे होकर इस पवित्र अवसर में शामिल हो, एक साथ रामलला का स्वागत करें, उनकी पूजा करें। 17 जून से रथारूढ़ होंगे। 17 जनवरी से रात्रि को मंदिर की डोली पर आएंगे। अगले दिन जलवास होगा, फिर एक दिन अन्नवास होगा, एक दिन शैयावास होता है। 22 को प्राण प्रतिष्ठा, तो 17 से शुरू हो जाएगा। पूरे विश्व के हिंदू समाज को, कम से कम 12.5 करोड़ परिवारों को 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में घर जाकर पीले चावल देके निमंत्रण करेंगे कि कार्यक्रम देखना है। टीवी पे नहीं, अपने घर के टीवी पे नहीं देखना, अपने मोहल्ले के मंदिर में देखना है, उसको अयोध्या मानना है। और जब आरती आए तो मिलकर गाना है,
5 लाख से ज्यादा मंदिर और मैं विश्वास करता हूं कि 7 करोड़ से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश को अलग अलग हिस्सों में बांटा है और वो बांट करके प्रतिदिन लगभग 4-4.5 हजार लोग 1 या 2 विशेष ट्रेनों से हम अयोध्या लेके जाएंगे, उनको सबके दर्शन कराएंगे। राम मंदिर के निर्माण का काम आखिरी चरण में है। अब भव्य मंदिर आकार लेने लगा है, मंदिर की दिव्यता दिखाई देने लगी है। अब सिर्फ अगले 2 शिखर काम के लिए बचे हैं, जो अगले 2 हफ्तों में पूरा हो जाएगा। गर्भगृह और पहली मंजिल बनकर तैयार है। गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे, जबकि पहली मंजिल पर राम दरबार होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जी जान से जुटा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि आजादी की लड़ाई तो 100 साल तक चली, लेकिन प्रभु राम के लिए तो राम भक्तों ने 500 साल तक संघर्ष किया। 500 साल के बलिदानों के बाद ये सुखद दिन आ रहा है। इसलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भी ऐसा होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे कि 500 साल तक जो सब्र किया, उस सब्र का फल बहुत मीठा है। लेकिन ये मंदिर, उस स्थान, यह स्थान हमारा है। हमारे घर में कैसे घुस गया कोई, तोड़ कैसे दिया? तो ये इज्जत की लड़ाई थी, सम्मान की लड़ाई थी, गौरव की लड़ाई थी, हिंदुस्तान की मूछ की लड़ाई थी। ये हिंदुस्तान के सम्मान की लड़ाई थी, कभी बंद नहीं हुई। ये महाराज जी बैठे हैं, इनके परंपराओं ने, इनके गुरुओं ने 350 साल तक उस स्थान की रक्षा की है। यह अदालत में बयान है। उसके लिए कुछ न कुछ करते रहे। हिंदुस्तान में जितना लड़ाई संघर्ष देश की आजादी के लिए हुआ होगा, वैसा ही लड़ाई संघर्ष केवल राम जन्मभूमि का है। केवल मंदिर तो इस देश में कम से कम 3000 तोड़े गए हैं, किताबें लिखी गई हैं। अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने में पूरी ताकत लगा दी गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी अयोध्या में लगा दी गई है। अब केशव प्रसाद मौर्य 31 दिसंबर तक अयोध्या में ही रहेंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। मोदी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट और नए बने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले अयोध्या में स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया है। अयोध्या के बाजारों में सड़क के किनारे की सारी दुकानों को पुराने स्वरूप में बना दिया गया है, रंग रोगन हो गया है। अयोध्या में मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते में लाल पत्थर की दीवार पर नक्काशी का काम हो गया है। इससे जो धूल मिट्टी फैली थी, उसकी सफाई का अभियान चलाया जाएगा। आज इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत केशव प्रसाद मौर्य ने की। उन्होंने खुद राम की पैड़ी और राम जन्मभूमि पथ पर झाड़ू लगाई। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने कार सेवक के तौर पर राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था। आज अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर और प्रभु राम की नगरी की बदली तस्वीर देखकर उन्हें लग रहा है कि उनकी कार सेवा सफल हो गई। बीजेपी तो पूरी ताकत से इस बात में जुटी है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अद्भुत और भव्य बनाया जाए। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी पर राम को हाईजैक करने का आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे को अब तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता नहीं मिला है, इसलिए उद्धव ठाकरे कुछ ज्यादा ही नाराज है। उद्धव ने कहा, बीजेपी तो ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे अयोध्या बीजेपी की प्रॉपर्टी है, जैसे प्रभु राम पर बीजेपी का पेटेंट है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई में यादव समाज का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस पे उन्होंने बीजेपी पर हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करने का इल्जाम लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए
शिवसेना ने लड़ाई लड़ी, शिव सैनिकों ने बलिदान दिया, लेकिन अब बीजेपी भगवान राम को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रही है। उद्धव ने कहा कि जब 1992-93 में मुंबई में दंगे हुए थे तो हिंदुओं को शिवसेना ने ही बचाया, तब बीजेपी वाले कहीं नहीं थे, लेकिन अब बीजेपी के नेता खुद को हिंदुओं और हिंदुत्व का सबसे बड़ा रक्षक साबित करने का ढोंग कर रहे हैं। जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। अभी तो जमाना है, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है। तब मुझे वो भी दिन याद आ रहे हैं 92-93। आपने कहा, आप सभी लोगों का बड़प्पन है कि मैंने आपको बचाया, लेकिन उस वक्त शिवसेना ने मुंबई में रहने वाले हिंदुओं को बचाया था। आज तो ठीक है, बड़ा मंदिर वहां निर्माण होने जा रहा है, लेकिन वो जमाना ऐसे था कि मैं हिंदू हूं कहने के लिए लोग डरते थे। कैसे कहूं? और बीजेपी की तो बात ही छोड़ो, जब यहां मुंबई जल रही थी तो एक में वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और उनके शिव सैनिक, ना हाथ में कोई सत्ता थी, ना कुछ, जो देशद्रोही अपने खिलाफ आए थे, धर्म के खिलाफ अधर्म, तो धर्म की रक्षा करने वाली शिवसेना है। क्या रामलल्ला आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, रामलल्ला आपकी प्रॉपर्टी है? उद्धव ठाकरे की बात को आगे बढ़ाया संजय राउत ने। संजय राउत ने कहा, उनकी पार्टी ने ही राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा चंदा दिया। संजय राउत ने कहा, अयोध्या पर सभी राम भक्तों का हक है, लेकिन बीजेपी ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे अयोध्या की सारी जमीन बीजेपी ने अपने नाम लिखवा ली हो। बार बार रामलला का जो राजनीति कर रहे हैं ना, रामलला के नाम पर वोट मांगना, हमने मंदिर बनाया, हमने ये किया, फिर हमने क्या किया? ठीक है, रामलला किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। रामलला देश की अस्मिता है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले उनको किडनैप करना चाहते हैं, रामलला को। ये उनकी हमेशा की एक तकलीफ होती है। अयोध्या नगरी है हमारी, वो क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, 7/12 जमीन का तो पूरा वो क्या उनके नाम पर नहीं है अयोध्या, रामलला की अयोध्या है। क्या उनके नाम पर बना दिया है क्या बीजेपी के ऊपर अयोध्या की मालिकाना हक? देश का है, संभल कर काम करिए। शिवसेना पहली पार्टी है। जब एक ट्रस्ट स्थापन हुआ था तो सबसे बड़ा दान देने वाली शिवसेना पहली पार्टी है। 1 करोड़ चेक दिया था उस वक्त, शिवसेना ने पहली पार्टी है सबसे बड़ा दान देने वाली। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को जवाब दिया नारायण राणे ने। राणे ने कहा, उद्धव ठाकरे को छोड़कर पूरे देश को पता है कि राम मंदिर की लड़ाई किसने लड़ी और इसे कौन बनवा रहा है। नारायण राणे तो यहां तक कह दिया कि सत्ता से जाने के बाद उद्धव पागल हो गए हैं। उद्धव ठाकरे पागल हो गए, ये उनका प्रश्न आज मालूम है। बीजेपी की सत्ता देश में आने के बाद 2014 के बाद में ही राम मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया और अभी पूरा हो रहा है, 10 तारीख तक पूरा होगा। तो राम मंदिर कौन बनाया? इंडिया के खाली उद्धव छोड़ के 140 करोड़ जनता जानती है राम मंदिर कौन बनाया, मगर उसको कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है, अच्छा बोल नहीं सकता है। इसलिए मैं बताऊं पागल हो गया। अभी उसकी सत्ता जाने से वो क्या बोलता है उसको भी नहीं पता है। नारायण राणे भी कुछ ज्यादा ही कह देते हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जो लोग राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। इस प्रोग्राम की सारी रूपरेखा ट्रस्ट ने तय की है। आयोजन में सहयोग और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद की है। चूंकि अयोध्या में कार्यक्रम है, देश भर के लोग आएंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें पूरी तरह लगी हुई है। बीजेपी का इसमें डायरेक्टली कोई रोल नहीं है और किसी को भी इसमें सहयोग करने से रोका नहीं गया।
मुझे लगता है सभी नेताओं को, सभी राजनीतिक दलों को भगवान राम के नाम पर बड़ा दिल दिखाना चाहिए। राजनीति के मौके तो और भी आएंगे, लेकिन भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के मौके को राजनीति से जोड़ना किसी को शोभा नहीं देता, और मुझे लगता है ये बात उद्धव ठाकरे भी समझेंगे। अब कर्नाटक से आई खबर आपको बताता हूं। यहां एक बार फिर हिजाब के नाम पर सियासत शुरू हो गई है, और शुरुआत की चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के बयान से। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हिजाब के मुद्दे पर झूठ बोलकर पहले भी सियासत कर रही थी, और अब फिर इस मुद्दे पर सरकार लगातार झूठ बोल रही है। आज कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने कहा, चीफ मिनिस्टर को साफ साफ बताना चाहिए कि कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी है या नहीं। क्या सरकार ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है? आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि अगर कांग्रेस की नीयत साफ है तो सरकार हिजाब पर लगे बैन को एक आदेश जारी करके हटा क्यों नहीं देती। चीफ मिनिस्टर बार बार अपना बयान क्यों बदलते हैं? 7 महीने हुए हैं, इनको सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना है। वो ऑर्डर निकालने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे भाई, आप ऑर्डर वापस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा खत्म, बखास कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। इतना ही निकालना है ऑर्डर इनको, ड्रेस कोड नहीं होगा। आप वो भी नहीं निकालना चाह रहे, और मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये तो कर्नाटका के उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा जो बड़ा जोर शोर से प्रचार किए थे कांग्रेस के लिए, वहां पर सिद्धारमैया के लिए। अब वो लोग खामोश क्यों हैं? जो लोग हमको गुस्सा करते थे, हम पर तनकीद करते थे, अब वो बोले ना भाई आपने इनके लिए प्रचार किया, इनको आपने सत्ता दी, तो इनको चाहिए। इनका मुख्यमंत्री एक मामूली सा ऑर्डर निकालने से पसोपेश कर रहा है, घबराहट महसूस कर रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। असल में इस इशू की बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये मुद्दा चुनाव के वक्त उठा था। कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने पर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ड्रेस कोड के तहत हिजाब पर लगी पाबंदी को हटा देगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हिजाब के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। शुक्रवार को अचानक चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने खुद यह मुद्दा उठा दिया। सिद्धारमैया ने एक प्रोग्राम के दौरान ऐलान कर दिया कि उन्होंने हिजाब से बैन हटा दिया है। अब जिसे जो पहनना है पहने, जो खाना है खाए, कोई नहीं रोकेगा। हम हिजाब पर बैन को वापस ले रहे हैं। हिजाब पर अब कोई पाबंदी नहीं है। महिलाएं अब हिजाब पहनकर जा सकती हैं। मैंने बैन के ऑर्डर को वापस लेने का निर्देश दे दिया है। पहनावे और खान पान का चुनाव आपकी मर्जी है। मैं आपको क्यों रोकूं? जो चाहिए पहनिए, जो चाहे खाइए। मैं जो चाहूं खाऊं, आप जो चाहे खाइए। मैं धोती पहनता हूं, आप पैंट शर्ट पहनिए। उसमें क्या गलत है? वोट के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने हिजाब पर पाबंदी हटाने का ऐलान किया तो विवाद शुरू हो गया, लेकिन 12 घंटे बाद ही चीफ मिनिस्टर ने यू टर्न ले लिया। कह दिया अभी सिर्फ हिजाब से पाबंदी हटाने के बारे में सोचा है, फैसला नहीं हुआ है। सभी संस्थानों से बात करके जल्दी फैसला करेंगे। हिजाब बैन पर पाबंदी अभी हटाई नहीं है। किसी ने सवाल पूछा तो मैंने कहा कि सरकार इसे हटाने पर विचार कर रही है। इसी शैक्षणिक वर्ष में होगा या नहीं, इस बारे में संबंधित विभाग के लोगों से चर्चा करने के बाद ही फैसला किया जाएगा। अब चूंकि सिद्धारमैया अपने बयान से पलट गए तो बीजेपी के साथ साथ कई पार्टियों ने कांग्रेस पर हमला किया। तेलंगाना में कांग्रेस की नई नई सरकार बनी है, वहां भी कांग्रेस से इसी तरह के कई वादे किए थे। तो आज बीआरएस के नेता के कविता ने कहा अब कर्नाटक के लोगों को समझ आ गया होगा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए कितना झूठ बोल सकती है। तेलंगाना के लोग भी जल्दी ही ये हकीकत समझ जाएंगे।
देखिए, हम लगातार ये कहते आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के समय में कुछ भी बोलती है, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही वो सारे वादे भूल जाते हैं। कर्नाटका में भी उन्होंने यही किया कि 6 गारंटी दे रहे हैं, ये है वो है, और उस पर कोई अमलावरी अभी तक ढंग से हुआ नहीं है। दूसरी बात, हिजाब पे बैन हटाने की बात, स्पेशली इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो कह रहे थे, लेकिन अभी उसके ऊपर भी वो आगे पीछे हो रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी के डीएनए है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अब देश की जनता को डिसाइड करना है कि हमें कांग्रेस पार्टी का साथ देना है, नहीं देना है। ये बात सही है कि हिजाब के मुद्दे पर कांग्रेस ने चुनाव के दौरान भी बात को घुमाया था और अब भी गलत दावे कर रही है। कर्नाटक में पब्लिक प्लेसेस पर हिजाब पहनने पर पाबंदी कभी नहीं थी। कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ड्रेस कोड जारी किया गया था, जिसमें स्कूल कॉलेज में क्लास के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी। कांग्रेस ने इसे बड़ा इशू बनाया, ऐसे दिखाया जैसे पूरे कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है और हिजाब पर पाबंदी हटाने का वादा भी कर दिया। अब सवाल है, जब हिजाब पर पाबंदी है ही नहीं तो सिद्धारमैया कौन सी पाबंदी हटाएंगे? इसलिए चुनाव से पहले जो कुछ बोला उसके चक्कर में अब कांग्रेस फंस गई है। मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 28 मंत्रियों ने शपथ ली। बड़ी बात यह कि मोहन यादव के मंत्रिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, सांसद राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह और कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर और अनुभवी नेता शामिल हैं। इतने बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि मोहन यादव अपने से ज्यादा सीनियर नेताओं के साथ तालमेल कैसे बिठाएंगे। लेकिन प्रहलाद पटेल ने समझदारी की बात की। उन्होंने कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सांसद रहे हैं या विधायक बन गए हैं, केंद्र सरकार में मंत्री थे या राज्य सरकार में मंत्री हैं। प्रहलाद पटेल ने कहा, जब केंद्र में थे उस वक्त भी जनता की सेवा कर रहे थे, अब भी वही करेंगे, मोदी की गारंटीज को पूरा करेंगे। दिन का स्मरण करिए तो आपको लग जाएगा कि नियति कैसे काम करती है। आज सदैव अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। उनसे जब मैं शिक्षा लेता था तो वो 3 बातें कहते थे। सदन छोटा बड़ा नहीं होता, जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती, सदन के भीतर मर्यादित रहिए, सार्वजनिक जीवन में अनुशासित रहिए और सुशासन के लिए काम करते रहिए, ताकि परिणाम मिलेगा कि गरीब और जरूरतमंद को बिना मांगे उसे न्याय मिल जाएगा। मोदी सरकार का रोड मैप है हमारे सामने। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की जिंदगी हमसे बेहतर हो, किसान को उसकी कीमत भी मिले और उसका सम्मान भी मिले, तो रोड मैप हमारे पास है। संभावनाएं, हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है वह मध्य में है, संसाधन हमारे पास है, तो संभावनाएं भी अमूल्य है। हम देश के सभी राज्यों के नंबर 1 पर जाकर मध्य प्रदेश को ले जा सकते हैं। ये सामर्थ्य मध्य प्रदेश में है। आज की टीम इसी लक्ष्य को साथ में लेकर पूरा करेगी, ये मेरा विश्वास है। हम फर्स्ट टाइमर हैं, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय भी बोले। विजयवर्गीय ने कहा, उन्होंने पहले भी मध्य प्रदेश में मंत्री के रूप में काम किया है। वो केंद्र की राजनीति में थे, लेकिन मध्य प्रदेश से कभी दूर नहीं हुए। अब फिर फुल टाइम मध्य प्रदेश के लिए काम करेंगे, ये उनका सौभाग्य है। इस टीम के अंदर टेस्ट खिलाड़ी भी हैं और T20 के खिलाड़ी भी हैं, और इसलिए बहुत संतुलित टीम बनी है और एक अच्छा सेवा का सबको अवसर मिलेगा। मेरा सौभाग्य कि मैंने उमा जी के साथ काम किया, बाबूलाल जी गौर साहब पे काम किया, शिवराज जी के साथ काम किया मैंने, और अब मोहन जी के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। और हमने बहुत प्रयास किए मध्य प्रदेश को बेहतरीन बनाने में एक टीम वर्क के साथ। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जिस समय हम पहली बार मंत्री बने थे, मध्य प्रदेश की सड़क की हालत ख़राब थी, बिजली की हालत ख़राब थी। मुझे सौभाग्य मिला था PWD और पावर मिनिस्टर बनने का। दोनों विभाग हमने ठीक किए। फिर इंडस्ट्री मिली, इंडस्ट्री ठीक की हमने। तो मुझे लगता है कि अभी मोहन जी के नेतृत्व में पूरा टीम वर्क मध्य प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाएंगे, और मोदी जी का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक बहुत तेज गति से विकास करेगा, ये हमें विश्वास है। आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। अटल जी का जन्म मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ था।
मध्य प्रदेश की राजनीति पर उनका काफी असर था। जब मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई उम्र की नई फसल दिखाई दे रही है, तो अटल जी की कविता है जिसे याद करने की जरूरत है। अटल जी ने लिखा था, कोई छोटे मन से बड़ा नहीं होता, कोई टूटे मन से खड़ा नहीं होता। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जिन सीनियर नेताओं को मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उन्हें अटल जी की इन पंक्तियों को अपने दिल में उतार लेना चाहिए। तभी वो जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे और अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। चलते चलते एक चेतावनी आपको देना चाहता हूं, अगर आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हिल स्टेशन जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, संभल जाइए, क्योंकि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में इस वक्त टूरिस्ट की इतनी भीड़ है कि अब सरकार अपील कर रही है कि और लोग फिलहाल ना आए। असल में पिछले 3 दिन लगातार छुट्टियां थी, इसलिए हजारों लोग कुल्लू, मनाली, शिमला, धर्मशाला और लाहौल स्पीति पहुंच गए। इस वजह से गाड़ियों का लंबा लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। लाहौल स्पीति वैली में पुलिस को निगरानी रखने के लिए ड्रोन का सहारा लेना पड़ रहा है। ड्रोन की तस्वीरों में हर तरफ आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। अटल सुरंग, रोहतांग के रास्ते बड़ी संख्या में लोग लाहौल स्पीति पहुंच गए। कल सुबह 8 बजे से लेकर आज सुबह 8 बजे तक 28,000 से ज्यादा व्हीकल्स ने अटल सुरंग को पार किया। और यह हाल तब है जब सुरंग के आसपास टेम्परेचर -12 से लेकर -15 डिग्री तक पहुंचा हुआ है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, जबरदस्त सर्दी है। हजारों व्हीकल्स के आने से मनाली से लेकर अटल टनल तक लंबा जाम लगा रहा। कुल्लू मनाली में पिछले 24 घंटों में करीब 45,000 गाड़ियां पहुंची। मनाली शहर से अटल टनल, वामतट रोड, कुल्लू मनाली हाईवे और हिडिंबा मंदिर के अलावा बंजार, पार्वती घाटी तक जाने वाली सड़क पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। मनाली शहर के अंदर के बाईपास मार्ग पर भी गाड़ियां फंसी हुई हैं। कुल्लू के एसपी संजीव चौहान ने बताया कि जाम न लगे इसलिए ट्रैफिक पुलिस के अलावा थानों की पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है, लेकिन टूरिस्ट की संख्या इतनी ज्यादा है कि उसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। 23 दिसंबर को 14,013 व्हीकल जो हैं वो जिला कुल्लू में एंटर हुए हैं। दिनांक 24 को 15,260 व्हीकल जो हैं वो जिला कुल्लू में अंदर आए हैं तथा 25 दिसंबर आज दोपहर 12 बजे तक 6,122 व्हीकल जो हैं वो एंटर कर चुके हैं। ये सभी टूरिस्ट व्हीकल हैं और जो इनका नंबर है ये बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो कुल्लू मनाली में पहुंच रहे हैं। टूरिस्ट के फ्लो को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक ड्यूटीज़ को देखने के लिए काफ़ी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। जो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने कुल्लू गए, मनाली गए, हिमाचल के अलग अलग और दूसरे इलाकों में गए, जम्मू कश्मीर में गए, आप सोचिए कि उनका पूरा दिन सड़क पर जाम में बीत गया, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाए। आजकल सड़कें बेहतर हो गई हैं, लोगों के पास अच्छी गाड़ियां हैं, मौका मिलते ही लोग गाड़ी उठाकर किसी हिल स्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। नए साल के मौके पर अगर आप हिमाचल जाना चाहते हैं, उत्तराखंड जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि घर से निकलने से पहले ये देख लें कि होटल में बुकिंग आपकी पक्की है, ट्रैफिक का अपडेट देख लें। आजकल मैप्स के ज़रिए, डिजिटल मैप्स के ज़रिए सब कुछ पता चल जाता है कि सड़क पर रास्ता कितना बिजी है। तो अपनी छुट्टियों का मज़ा ख़राब ना करें, थोड़ा प्लान करके निकलें।